नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको एक बार पुनः भारत के आज़ादी के 70 वर्ष की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज का विषय यह है कि जिस प्रकार से हमने सोचा था कि आज लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश हित में कुछ बातें करेंगे, लेकिन आज फिर से वही देखने को मिला है। जिस नाम से, जिस जुमलेबाजी के कारण वो मशहूर हुए, आज फिर से उन्होंने अपने झूठ का एक परचम और एक अपना जिसे कहते हैं परिचय देना, उन्होंने अपना फिर से झूठ के विषय में परिचय दिया। मैं बाकी बातों को न घुमा के सीधा मुद्दे की बातों पे आपसे बात करता हूँ। सबसे पहला उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया, कश्मीर की आज़ादी का। बिल्कुल, कश्मीर की आज़ादी का मुद्दा हम भी मानते हैं। कश्मीर से संबंधित जो परेशानियां चल रही हैं वो हर एक देश के नागरिक के दिल मन में कांटे जैसे चुभ रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें न गाली से न गोली से गले लगा करके हम ये चीज़ काम कहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महबूबा मुफ्ती के गले मिलने के बावजूद आज हमारे जम्मू कश्मीर की परिस्थिति ये क्यों है? वामपंथी वहाँ पे क्यों इतने सक्रिय हुए? लोगों को आपने आतंकवादी, देशद्रोही, हर तरह का नाम जो दे सकते थे अपने अनुभव के अनुसार आपने दिया। आज लेकिन ये आपकी कार्यशैली का परिचय देता हुआ नज़र आता है। आपका अनुभव गुजरात में जब आप मुख्यमंत्री थे, बतौर मुख्यमंत्री आपने किस प्रकार नरसंहार किया और करवाया, ये जग जाहिर है। और आज उसी के साथ में आपने एक बार फिर से कश्मीर को आग की तरफ झोंक रखा है। आज आप कहते हैं कि गांधी जी, बहुत सुन के बड़ी हंसी आई जब आपने लाल किले से ये संबोधन करना शुरू किया देश को कि देश की आज़ादी में मोहन करमचंद गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, रुई से के जरिए से आंदोलन की शुरुआत किए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं और पूरे देश को बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना, कभी हिंसा करने की कोशिश नहीं किया उन्होंने। और आपने हर पल, हर मोड़ और हर वक्त पे सिर्फ और सिर्फ हिंसा का ही सहारा लिया या फिर झूठ का सहारा लिया। आप जैसे कि जानते हैं कि आप हर जगह पे जब भी जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद ये कहते हैं कि देश को कांग्रेस ने लूटा या किसी अन्य पार्टी ने लूटा। मैं कांग्रेस के हित के या कांग्रेस के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ देश की बात कर रहा हूँ। आज मैं किसी पार्टी का न प्रवक्ता न किसी पार्टी का कार्यकर्ता, भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं अपनी मनोगत स्थिति जो है, जो मेरे मन और दिल की बात है, वो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आज प्रतिदिन हमारे देश में प्रत्येक घर में 2 से 3 सैनिक, 5 सैनिकों की लाशें आ रही हैं। इसकी वजह क्या है मोदी जी? क्या आपने बताने की कोशिश की? आज 3 साल से आप सरकार में हैं, क्यों नहीं आप स्थिति को समझ पाए? आप जरा अपने 2014 के मैनिफेस्टो को उठा के देखिएगा कि आपने क्या वादे किए थे। क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं कि आपने वादे बिना सोचे समझे किए थे? यदि आप बिना सोचे समझे इस वादे को किए थे तो आपको 1 मिनट भी आपके पद पे ये बने रहने का बिल्कुल शोभा नहीं देता। दूसरी बात, सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की योजना की बात ये भूतपूर्व सरकार जो थी उसने भी चालू किया था। आपको खुद को भी पता है कि किसी भी सरकार को सरकार में आने पे पूरे देश के हर बजट को देखना होता है। वो भी आपने एक सरासर झूठ कहा और विपक्ष में रहने के बाद आप लोगों ने ही 1 रैंक 1 पेंशन जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं को आप लोगों ने रोकना चाहा। उस समय आप लोगों ने विरोध व्यक्त किया।
तीसरा मुद्दा हमारे कृषक किसानों का, जो किसानी करके मेहनत करके अपने बाल बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं और एक छोटे मोटे रोजगार कहीं ना कहीं से उन्हें कोशिश रहती है उनकी कि कहीं ना कहीं स्थायी स्थान पे ये स्थित हो जाए। एक बार हर अपनों की स्थिरता के बारे में सब कई लोग सोचते हैं। आज आपके भाषण के माध्यम से हमें ये उम्मीद थी कि किसानों की कर्ज माफ़ी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आधुनिक तंत्रों के उपयोग से आप उन लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आप उसमें भी विफल नजर आए। आप कृषक इंश्योरेंस की यही बात करते हैं, किसानों को क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, तो किसानों के क्रेडिट कार्ड के संबंध में इन विषयों पे भी चर्चा जारी है, पेपर वर्क है, थोड़ा समय लगेगा। जैसे कि नोटबंदी के दरमियान महेश शाह का मामला गुजरात अहमदनगर के दबा का दबा रह गया, ऐसे ही इसकी भी जब पेपर कार्रवाई चलेगी तो एक न एक दिन इसका उजागर होगा कि ये जो किसान को दिए जाने वाले क्रेडिट कार्ड थे इसकी उपलब्धियां कितनी हुई और इसका लाभ कितना मिला लोगों को। और जो मुख्य समस्या थी किसानों की कर्ज माफ़ी का, और आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, चुनावी घोषणा पत्र में ही आपका वादा था, लेकिन आप उस पर भी खरे ना उतर सके। तीसरा मुद्दा, युवाओं के शिक्षा हेतु, शिक्षा के लिए जो बच्चे आज भी बाहर पढ़ने में मजबूर हैं, सरकारी स्कूलों की सुविधाएं जिस तरह से लचर स्थिति में दबी पड़ी है, आपने उसके बारे में न सोचते हुए हर सरकारी संस्थान को उठा के प्राइवेट सेक्टर में झोंकने का काम किया। सबसे बड़ा आपको, अगर आप कोई कानून बनाना चाहते थे तो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में जो डोनेशंस के नाम पे और फीस के अलावा जो अदर टाइप के फीस लिए जाते हैं, इस पे एक कड़क कानून बनाने की ज़रूरत थी आपको, ताकि गरीब बच्चा अगर प्राइवेट में भी पढ़ना चाहे तो जो निर्धारित मूल्य हो उसके ऊपर ही वो पढ़ाई कर सके। जैसे आपने कमाने पे रोक लगा दी, उसका हिसाब आपको बराबर चाहिए, रखने पे हिसाब बराबर चाहिए, कर्ज रिटर्न बराबर चाहिए, इनकम टैक्स लोग बराबर भरें आपको वो चाहिए। इसी अनुसार आपको शिक्षा के लिए भी एक कानून लाने की आवश्यकता थी, शायद ये भी आप करने में विफल रहे।